नमस्कार। जंगल से गुजरते थे तो कभी बस्ती भी कहीं मिल जाती थी। जंगल से गुजरते थे तो कभी बस्ती भी कहीं मिल जाती थी। अब बस्ती में कोई पेड़ नजर आ जाए तो जी भर जाता है। दीवार पे सब्जा देख के अब याद आता है, यहाँ पहले एक जंगल था। गुलजार साहब लिखते हैं और हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये भी लिखा है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ही इज राइटर, ही इज एक्टर, ही इज डायरेक्टर, ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, ही इज सिनेमाटोग्राफर एंड रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा से उनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिनेश प्रधान जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। प्रिविलेज टू हैव यू इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपका जो सफर रहा, आपका जो रुझान रहा कला के क्षेत्र में, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया अपनी बात भी रखने के लिए। और मेरा शुरुआत ऐसी हुई मैम कि मेरी एक सिस्टर थी, वो सिस्टर हैं जो कि पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, उनके पास सब्जेक्ट था। तो उनसे मुझे पेंटिंग का वो लगा स्कूल में। मैं जब 5th-6th क्लास में पढ़ता था तो आर्ट से शुरू से जुड़ाव था। तो तब तो पेंटिंग करता था। स्कूल में नाटक होते थे तो नाटक करने की बड़ी इच्छा होती थी और हमारे जो टीचर थे उस वक्त, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता था। लेकिन उस जमाने में ये होता था, ऐसी आजकल तो वो सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है। उस जमाने में ये था कि जो पढ़ाई में फर्स्ट आता है, शुरू की पोजीशंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही नाटक करते थे और वही लोग उस तरीके से उनको प्रमोट किया जाता था। तो मैं जब बोलता था तो वो अवॉइड कर देते। मेरी बहुत इच्छा होती थी नाटक करने की। तो उस दौरान जब मैं स्कूल से पास आउट हो गया, मैं 11th क्लास में था, स्कूल से पास आउट हुआ, तो तब मैंने एक अखबार में देखा कि भाई एक वर्कशॉप लग रही है यहाँ जयपुर का जो रविंद्र मंच है, जो कि हब है एक थिएटर का, तो वहां पर एक वर्कशॉप चल रही है। और उसमें पेपर में देखा तो मैंने घर पे बिना बताए, क्योंकि डर था उस वक्त घर पे क्या रिएक्शन होगा, तो घर वालों को मैंने बताया नहीं कि मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ। मैंने गया, फॉर्म लिया। उस जमाने में 15 रुपए फीस, 87 की बात बता रहा हूँ। तो 15 रुपए उसकी फीस थी वर्कशॉप। तो अपनी पॉकेट मनी से कुछ 15 रुपए से जमा कराए और वो 45 डेज की एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की। पूरे 45 डेज घर पे बताया नहीं, एक डर था, लेकिन नाटक के लिए एक जुनून था, तो पूरी वर्कशॉप कर ली। और उस दौरान एक एक्सपीरियंस पहले प्ले में ही ऐसा हुआ कि रविंद्र मंच रेनोवेशन के लिए बंद हुआ पड़ा था, तो उसके बगल में एक खाली मैदान था। तो हमारे डायरेक्टर थे साबिर खान साहब, उन्होंने वहीं वर्कशॉप की और वहीं पे एक है ना खुले में सेट लगाया। प्ले था टीन टप्पर। तो उसका जो बैकग्राउंड था उसका उसका वो था कि भाई कच्ची बस्ती है। तो हमने 15 दिन तक तो करीब सेट लगाया। तो उस 15 दिन का जो सेट है उसमें हम लोगों ने वहां पर झोपड़ियां बनाई और कहीं से भी कुछ कचरा मिलता था उसको लाके वहां डाल देते थे। कहीं से टूटा हुआ नल आया, लेके आया कोई, उस नल को बीच में लगा दिया। तो पहले प्ले में एक एनवायरमेंटल थिएटर का एक एक्सपीरियंस हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों का 45 दिन तक घर पे पूछते थे कहाँ जाते हो शाम को, तो कुछ भी बहाना बना देता था कि मैं तो दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, और शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे वर्कशॉप करके आ जाता था। लास्ट डे जब शो था तो मैंने धीरे से अपने 2-3 पास मदर को दे दिए कि मेरा शाम को प्ले है और आप देखने आना। तो मदर ने कहा, अरे कब कर लिया तूने प्ले, क्या कब से ज्वाइन कर लिया? तो ऐसे करके मैं पास छोड़ के आ गया। मदर सिस्टर के साथ आई और प्ले भी देखा और खुश हुई काफी। थोड़ा डर हुआ, फादर से थोड़ा सा डर लगता था। तो फादर को तब भी नहीं पता था, उनको ये पता चल गया था कि ये प्ले देख के आए, लेकिन फादर कभी प्ले देखने नहीं आए। तो इस तरीके से जो मेरे एक मन में थी स्कूल टाइम में कि मैं नाटक करूं और थिएटर करूं, वो इच्छा मेरी इस तरीके से पूरी हुई। और उसके बाद जब एक प्ले किया, उसके बाद वहीं पे दूसरा प्ले भी करने को मिल गया, तीसरा मिल गया। तो कंटिन्यू ये महसूस हुआ कि नहीं, ये जो फील्ड है ये मेरे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और मुझे इसी में आगे जाना चाहिए। क्या बात।
और फिर आपका जो सफर रहा एफटीआई में, एफटीआई से आपने एक्टिंग कोर्स किया, उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी, जो एफटीआई की आपकी यादें हैं। और सबसे बड़ी बात, एफटीआई में आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। जी जी, वो इस तरीके से हुआ कि मैं एक वो भी ऐसे ही हुआ जैसे थिएटर के लिए हुआ। एक दिन मैं पेपर कंटिन्यू, मेरा पेपर बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, शुरू से आदत है स्कूल टाइम से कि सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना ही है। उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट का एक एड निकला हुआ था, उसमें ये था कि 3 कोर्सेज नए शुरू हुए, क्योंकि एक्टिंग बैच 1975 में खत्म हो गया था हमारा एक्टिंग कोर्स। तो 96 में ये जब देखा कि उसमें 3 कोर्सेज नए शुरू हो रहे हैं, एक आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन और एक्टिंग, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उस वक्त ये था कि जो कहीं से थिएटर में जिन्होंने डिग्री ली हुई है, मान लो एनएसडी से है या यूनिवर्सिटी से कहीं से, उन लोगों के लिए वो कोर्स था। तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से 92 में डिप्लोमा कर चुका था थिएटर में। तो उसके बेसिस पे मैंने भरा, मैंने एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम दिया, और फिर मैं उसमें फाइनली इंटरव्यू वगैरह में सेलेक्ट हो गया। तो करीब मैं वहां पर एफटीआई में रहा, और एफटीआई की बहुत सुनहरी यादें हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छा तो है कि वो जो एनवायरनमेंट है उस स्टूडियो का, वो पुराना प्रभात स्टूडियो हुआ करता था। वहां पर 2 या 3 बड़े बड़े शूटिंग फ्लोर्स हैं, मतलब जो कि बॉम्बे में भी ऐसे फ्लोर्स नहीं है, इतने बड़े शूटिंग फ्लोर्स। और उसके अलावा एक पीछे की तरफ पॉन्ड है वहां पर, जिसमें बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और वहां आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के जमाने की कुछ गानों की वहां पिक्चराइजेशन मिल जाएगा, आप देखेंगे तो इतना खूबसूरत आर्टिफिशियल पॉन्ड है कि वो रियल लगता है, और बहुत बड़ा बरगद का पेड़। तो वो उन्होंने सबसे अच्छी चीज ये कर रखी है कि उस प्रभात स्टूडियो को उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, वैसा का वैसा रखा है। कुछ उसमें मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं है, खाली हॉस्टल्स जरूर बने। तो वो अंदर का एनवायरनमेंट इतना ग्रीनरी है, और फिर वहाँ जो क्लासेस, जो फिल्म्स जो देखने को मिली, उनका जो एक्सपीरियंस है, करीब हमने 300 350 फिल्में मैं रिलीजियसली देखता था, क्योंकि उससे देखने से बहुत सीखने को मिलता है। क्लासेस और प्रैक्टिस वो तो अपनी जगह थी, सबसे बड़ा ये था कि कैमरा के सामने बहुत प्रैक्टिस करने को मिली। वहां पर जो भी सीनियर स्टूडेंट्स थे, उनकी एक्सरसाइजेज होती थी, उनमें पार्ट लेना, कभी कोई एड बना रहा है, कोई सॉन्ग शूट कर रहा है, कोई मिजन सीन शॉट शूट कर रहा है, फिर डिप्लोमा फिल्म्स बनती थी। तो हम लोग कैंपस में थे, तो फिर हमें ही लिया जाता था एज एन एक्टर, सबको, हमारे बैच को। तो ये एक बहुत अच्छा दौर वहां पर सीखने को मिला, बहुत अच्छा वक्त गुजरा वहां पर। कोई खास याद एफटीआई से जुड़ी हुई आप जो हमसे शेयर करना चाहें? खास बात तो ऐसा जो वहाँ का इन टोटल एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा है। हमारे सबसे अच्छा था कि वहां पर जो एक एक आपको चांस मिलता है कि अब सीन, मतलब आप शुरू में जाते हैं, एफटीआई में एंटर होते हैं, तो शुरू के 10-15 दिन एक छोटी मोटी, जिसको बोलते हैं कि सीनियर्स आपको रैग करते, लेकिन आजकल तो रैगिंग तो खत्म हो गई, लेकिन एक फ्रेंडली वे में होता था। तो शुरू में तो डर लगता था थोड़ा सा। तो रैगिंग के दौरान की एक इंटरेस्टिंग घटना बताते हैं कि हम पहले से थिएटर काफी करके गए थे, कि मैं 87 से कर रहा था, 96 में करीब 10 साल थिएटर करके फिर डिप्लोमा भी किया, वहां पहुंचा था। ऐसे ही जो मेरे और बैचमेट्स थे, वो सारे थिएटर करके आए थे, कोई एनएसडी से 4 लोग थे 10 में से। तो रैगिंग जब होती थी, रैगिंग मैं उसको नहीं कहूंगा, एक तब तो कोई ऐसा नहीं होता था, लेकिन डर फिर भी लगता था, नए नए इंस्टीट्यूट में गए थे। तो हम लोगों को वो खड़ा करते थे, और वो कहते, जो भी बोलते थे वो हम करने लग जाते थे। तो वो कहते, यार तुम्हारे साथ मजा नहीं आता, तुम लोग है ना शुरू हो जाते हो थिएटर वाले, कुछ भी कराते हैं और हमें मजा नहीं आ रहा। तो एक दिन हम लोग भी बोर हो गए। तो हमने क्या किया, उस साल दिल वाले दुल्हनिया एक फिल्म रिलीज हुई थी शाहरुख खान साहब की। तो हम लोगों ने कहा, यार बोर हो गए, इससे अपन है ना ऐसे करते, रोज रात को डिनर के बाद में ना 9 बजे कहते थे सब लोग आ जाओ, और आपके वो सब शुरू होता था। तो हम लोग 9 से 12 का शो देखने चले गए, 4-5 लोग। तो
जब वापस आए तो हम लोग कहीं खाना खाया, फिर हमने सोचा 1 बज गया, अब तो सब लोग सो गए होंगे हॉस्टल में, तो सब लोग सो गए होंगे, चुपचाप चलते हैं। अब जब हम लोग हॉस्टल के बाहर ऑटो आके रुका तो करीब 30-40 सीनियर्स ना सीढ़ी पे बैठ के हमारा वेट कर रहे थे, हॉस्टल की सीढ़ी और उनको पता था कि ये 5 लोग गायब हैं आज। उसके बाद जो उन्होंने पूरी रात 4-5 बजे तक हमसे पूरी, लेकिन वो क्रिएटिव रैगिंग बोल सकते हैं, उन्होंने क्रिएटिव फिल्म पे क्रिएटिव डांस करवाए जी, क्रिएटिव। फिल्म में कैसे फिल्म के सीन्स हमसे करवाए और फिल्म के डांस हमसे करवाए और 3-4 बजे तक वो किया। तो वो एक बड़ा वो था कि, और एक्सरसाइजेज होती थी, बहुत रिहर्सल्स होती थी। शुरू में जाते एक सीनियर थे, उन्होंने अपने मिजन सीन में मेरे को लिया जब रैगिंग खत्म हो गई, और फिर उसके बाद पूरा साल आप दोस्त होते हैं, मतलब वहाँ सीनियर जूनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर वो ये 15 दिन शुरू के निकल गए, उसके बाद वो खुद बोलते हैं कि अब आप हमारे साथ रैगिंग करो, और अब हम लोग दोस्त हैं, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। तो वहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जो कि उस वक्त बाद में दोस्तों की तरह काम किया। और जी काफी मिजन सीन में मुझे पहली दिन ही रैगिंग के अगले दिन एक सीनियर थे हमारे, सुधाकर, तो उन्होंने जी लिया। तो पूरा एक 3 मिनट का विदाउट कट एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें बहुत सारे कैमरा मूवमेंट होते हैं, एक्ट होता है। तो पूरे दिन उसकी रिहर्सल करना, और लास्ट को शाम को जाके टेक किए उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं कि प्रॉपर कैमरा के सामने दिन भर रिहर्सल और फिर शूट होना। तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग का टाइम रहा वहां पे। क्या बात। और ये जो खास बात है कि एक रंगमंच रंगकर्मी जो होता है वो कहीं पे भी मार नहीं खाता, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है। ये थिएटर की खूबी जी है कि थिएटर आपको बहुत कुछ दे जाता है। आप कहीं जी भी जी किसी भी सिचुएशन में आप कुछ भी कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप जी। में भर देता है। हाँ, मैं आपको खुद का बताता हूँ कि मैं थिएटर में आने से पहले बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। 4-5 लोग अगर खड़े हैं बोल रहे तो मैं सिर्फ सुनने वाला होता था। मेरे गले से भी आवाज शायद प्रॉपर नहीं निकलती थी, गाने का सेंस नहीं था। थिएटर में आके जब म्यूजिकल प्लेस किए तो काफी कुछ गाने का भी सेंस आया, सिंगिंग का, म्यूजिक का, ये सारा कुछ उस दौरान एक थिएटर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने इतने सालों में नाटक कभी नहीं छोड़ा है, चाहे कैसी परिस्थितियां रही हो। मैं हमेशा थिएटर रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में जो मिला है वो रंगमंच से ही मिला। वाकई वाकई हमारे साथ बहुत से एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ चुकी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से उनका जुड़ाव है, रंगकर्मी है, बहुत बहुत स्वागत। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं हाय दिनेश, टेकिंग मी बैक टू दैट ब्यूटीफुल टाइम, आई रिमेम्बर व्हेन हेलो यू निखिल। शेयर्ड ऑल दोस स्टोरीज व्हेन यू वर बैक। जी निखिल के बारे में आपको बताता हूँ। निखिल जब मैं एफटीआई से वापस आया, निखिल से अच्छी दोस्ती, हमारा एक ग्रुप था, शाम को मिलते थे। बाद में मैं और निखिल काफी टाइम हमने साथ गुजारा, हम लोग रूम पार्टनर भी रहे हैं वहां पर। जी तो बहुत सारी यादें निखिल के साथ है। निखिल बताते रहते थे दिल्ली के किस्से, दिल्ली में जो थिएटर उन्होंने किया, जो थिएटर में वक्त गुजारा, उस सब के बारे में, दिल्ली थिएटर को लेके काफी बातें होती थी और उसके बारे में जानने को मिला उनसे। क्या बात। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन और रंगकर्मी है और आकाशवाणी के नाटकों से उनका जुड़ाव है। जय नारायण कश्यप जी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र नमस्ते, श्रीवास्तव सबका जी हमारे स्वागत। साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र सबका श्रीवास्तव जी स्वागत। बेहतरीन जी। सिनेमा रंगमंच और टेलीविजन में उनका नाम है। शैलेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहती हूँ सभी का। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के नाटकों ने, जो रंगमंच पे आपने नाटक किए हैं, किस तरह के नाटकों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? जी, मेरे को, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने जयपुर रंगमंच के जो बहुत सीनियर डायरेक्टर्स हैं यहाँ पर, श्री सरताज नारायण माथुर हैं, साबिर खान साहब हैं, एस वासुदेव हुआ करते थे, डेथ हो गई उनकी,
और बहुत सीनियर्स के सबके साथ मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। सरताज जी के साथ मैंने सिसकते पाषाण और एक जस्मा ओढ़न प्ले किया, जस्ट माउंटेन। जस्मा ओढ़न किया। उसमें मैं रंगला का कैरेक्टर करता था, जो काफी सिंगिंग वाला कैरेक्टर था। और उसके अलावा उनके साथ में और भी प्लेस किए, जैसे हाय मेरा दिल एक बहुत फेमस प्ले है, हाय मेरा दिल, वो उसमें भी मदन वाला कैरेक्टर मैं करता था। साबिर खान साहब के साथ शुरुआत की, 10-12 प्ले उनके साथ में किए। वासु जी के साथ खामोश अदालत जारी है वो प्ले किया। और उसके बाद में फिर मैं काफी प्लेस अपने भी डायरेक्ट करता रहा हूँ उसके बाद में। तो सबके साथ बहुत अच्छा मौका मिला और म्यूजिकल प्ले करने के काफी चांस मिले, तो उसमें एक म्यूजिक का भी सेंस डेवलप हुआ। तो म्यूजिक सीखा नहीं, लेकिन नाटक म्यूजिक को लेके भी बहुत कुछ सिखाता है। वाकई बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं अगर फोक आर्ट फॉर्म की बात करूं कि जो फोक आर्ट फॉर्म है थिएटर की, उसको आप कहाँ देखते हैं? खासतौर पे अगर हम राजस्थान की फोक थिएटर की बात करें तो क्या कहेंगे आप? जी, राजस्थान का फोक बहुत कलरफुल समृद्ध है, है। बहुत म्यूजिक आप देखते होंगे कि जिस तरीके से। और राजस्थान में जो लोक नाट्य शैलियां हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे एक कॉमन नाम तो अपन ख्याल बोल सकते हैं उसको। ख्याल मतलब राजस्थानी में खेल करना, खेल करना मतलब नाटक से रिलेटेड वो हो गया। लेकिन यहाँ एरिया वाइज नाम अलग अलग हैं। जैसे आप बीकानेर में जाएंगे तो रम्मत बोलते हैं उसको। अगर हम लोग कुचामन में जाएंगे तो कुचामनी ख्याल हो गया। जयपुर में, क्योंकि जयपुर में तमाशा, महाराष्ट्र का तमाशा बहुत फेमस है, लेकिन जयपुर की जो लोक नाट्य शैली है वो भी तमाशा है। वो लेकिन वो क्लासिकल में गाते हैं, पूरा गा के परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। करीब 250 साल पुरानी परंपरा है और एक पारिवारिक परंपरा है। एक भट्ट फैमिली है जयपुर में, गोपी कृष्ण भट्ट हैं और वासुदेव जी भट्ट है, दिलीप भट्ट है, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो ये सब करती आ रही हैं। और आप शेखावाटी ख्याल हो गया, शेखावाटी में जाएंगे। इधर जाएंगे पूर्वांचल में तो हिला ख्याल हो गया। या यूपी से जुड़े हुए जो एरियाज हैं, भरतपुर है, अलवर है, इधर नौटंकी बहुत फेमस है। नौटंकी जी। लोग जानते हैं कि हाथरस और कानपुर की नौटंकी होती है, लेकिन क्योंकि ये यूपी से जुड़े हुए जो एरिया, राजस्थान में भी हिंडौन है, भरतपुर है, इस साइड में नौटंकी बहुत होती है। और यहाँ की भी जितनी लोक नाट्य शैलियां, उनपे नौटंकी का प्रभाव काफी है। उसमें नगाड़ा है, हारमोनियम है, इन सबको शामिल करते हैं वो। तो इस तरह का यहाँ की फोक फॉर्म रही है। और नाटक भी हमने किए हैं। साबिर खान साहब ने एक और रावण मिल गया जो तमाशा शैली पे बेस्ड नाटक था, और नौटंकी पे बेस्ड यहाँ जैसे आला अफसर वगैरह ये प्लेज हुए। तो जी। म्यूजिकल प्लेज जी। काफी होते रहे हैं यहाँ पर, फोक शैली वाले। जी। और जी। दूधा एक प्ले है जो यहाँ के कालबेलिया जो जाती है, जी बिल्कुल सपेरा बिल्कुल, जो बहुत जाती है। खूबसूरत नाटक है हाँ, वो, बहुत खूबसूरत नाटक हाँ, है। तो वो यहाँ जो सपेरे जो कम्युनिटी है हम्म। उनको लेके वो सारी कहानी उन पे इसमें बेस्ड है। रखी है। जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है वो। भारंगम में भी हुआ है वो वाला प्ले, बहुत खूबसूरत हाँ है। जी। और एक और भारंगम में प्ले है, हमारे यहाँ एक डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे, अशोक राय जी, उन्होंने खेजड़ी की बेटी एक प्ले किया, वो भी राजस्थानी फोक बेस्ड है। जो जोधपुर के पास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि करीब 350 लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक के कट गए थे। तो हम्म। अमृता देवी एक लेडी थी, उन्होंने पहल की थी उसमें। तो पर्यावरण को लेके बहुत बड़ा संदेश वो नाटक देता है। तो उस तरीके से वो खेजड़ी की बेटी, उस तरीके का प्ले। तो म्यूजिकल प्लेस की एक परंपरा रही है और फोक बेस्ड प्लेस काफी होते हैं यहाँ पर। क्या बात, क्या बात। रंगमंच की अगर मैं बात करती हूँ, कोई ऐसा प्ले जो आपने करेक्टर किया हो, कोई ऐसा करेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपने नाटक किए हैं थिएटर में? जी, मुझे ये चांस मिला है कि मैं अपनी मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स भी करने को मिले। जैसे कोर्ट मार्शल आपने देखा, बहुत जी। पॉपुलर प्ले है, पूरे जी। इंडिया में होता रहा है। उसमें जी। जो प्ले शुरू होता है, कर्नल सूरज सिंह वाला रोल मैंने किया है। तो मुझे देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये आदमी वो रोल कर, लेकिन वो प्ले का वो रोल वो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि बहुत मेहनत की थी उसके लिए भी। कुछ प्ले ऐसे यादगार प्ले हैं, जैसे कि हाय मेरा दिल है, वो 5 दिन में तैयार किया था, पूरे पूरे 5 दिन दिन? रिहर्सल करके।
जी हाँ, 5 दिन में वो सरताज जी सर ने मुझसे करवाया था और वो पूरे दिन 10-10, 12-12 घंटे हम लोग रिहर्सल करते थे और वो मेन कैरेक्टर था। तो ऐसे भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं कि जो आप उस वक़्त बहुत टाइम होता था, पूरे दिन थिएटर करते थे और सुबह अलग रिहर्सल, शाम को अलग रिहर्सल। तो वो प्ले का मुझे याद है, एक डेथ बाय इंस्टॉलमेंट्स एक प्ले है। उसमें 2 ही कैरेक्टर होते हैं पूरे, पूरे टाइम स्टेज पे होते हैं। वो है या जसमा ओडन में अगर रंगला का कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक प्ले है बाल भगवान, आपने सुना हो तो, बाल भगवान पुराना प्ले। उसमें जो वो जो मेंटली चैलेंज जो बच्चा है, उसका रोल मैंने किया था। तो वो रोल काफ़ी कुछ यादगार रोल्स हैं जो किए हैं जयपुर थिएटर में। उसके क्या अलावा बात है। बॉम्बे था तो बॉम्बे भी एक प्ले करने का मौका मिला था, 1-2 प्ले। राजा बुंजेला साहब के साथ खूबसूरत बहू एक प्ले किया था। एक फारसी म्यूजिकल प्ले शैली में, किया था। फारसी शैली में जी, खूबसूरत बहू। जी हाँ, पारसी शैली में। जी। तो ये आप कुछ आपने आप एज एन एक्टर भी आपने काम किया और आपने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन भी किया है। तो एक जी। एक्टर जब डायरेक्ट करता है तो किस तरह के चैलेंजिंग हो जाता है काम करना, कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्या कहेंगे आप? जी, इसमें मैंने ये किया कि हमेशा मैंने जो प्ले डायरेक्ट किया उसमें रोल नहीं किए कभी। ऐसा मतलब एक प्ले है, सिर्फ एक प्ले है जो टाइपिस्ट है। उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक ऑफिस में 2 टाइपिस्ट काम करते हैं बिल्कुल। पूरे टाइम में। तो वो मैं और मेरी वाइफ दोनों उसमें रोल करते हैं। हम घर पे रिहर्सल कर लेते हैं। उसके करीब 20-25 शोज हमने किए, तो उसमें मैं रोल करता हूँ। और वही डायरेक्ट वो प्ले है। बाकी सारे प्लेज में मैंने जहाँ डायरेक्शन किया वहाँ एक्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत शायद मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो नाटक है, जो थिएटर है, वो बहुत इमेच्योर थिएटर होता है, जो हम कहते हैं शौकिया रंगमंच है। और जयपुर तो हमारे वासु जी थे, एस वासुदेव, वो ये कहा करते थे कि जयपुर का रंगमंच अभावों का रंगमंच। अभावों का वाह। रंगमंच ऐसे कि हम लोग खाली परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, बाकी हमारे पास साधन नहीं होते कि हम लेविश सेट बना सकें या म्यूजिक पे बहुत ज्यादा खर्चा कर सके। तो वो जयपुर के थिएटर को ये नाम देते थे। तो जिस दिन शो होता है, डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है, बहुत सारे काम, उसको सेट भी लगवाना है, ये भी करना है। तो मुश्किल हो जाता है। उस दिन आप एक्ट भी करते हो तो मुझे लगता है कि वो कुछ हैंडल नहीं हो पाता। ऐसी जगहों पे किया जा सकता है जहां पर बाकी सब चीजें देखने वाले हों, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जिस तरह का रंगमंच करते हैं तो खाली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है वो, और अगर उस दिन आप बाकी काम करने लग जाओ तो परफॉर्मेंस इफेक्टेड होगी। तो इसलिए मैं अपने नाटकों में बाप रे बाप एक कॉमेडी प्ले है जिसके 30-35 शोज हो चुके। अभी 21 फरवरी को भी अलवर में उसका शो है, किसी फेस्टिवल में। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन भी उसका शो था, वो कैंसिल करना पड़ा था। तो बाप रे बाप है, चोर निकल के भागा एक प्ले है, वो किया था। काफी सारे प्लेज हैं इस तरीके से। एक हमारे समय में दिल्ली के ही राइटर थे शाहिद अनवर साहब, उनका जी। एक प्ले मैं जी। करता हूँ रेगुलर हमारे समय में। तो जी। एक्ट मैंने एक ही प्ले में किया। वो क्या टाइपिस्ट है, 2 जी। टाइपिस्ट है एक ही जगह, तो वो इजी है। हम लोग क्या घर पे रिहर्सल कर लेते हैं, दोनों करते हैं, मेरी वाइफ भी साथ में एक्ट करती है, और शो जी। वाले दिन मैनेज कर लेते हैं उस तरीके से। हर डायरेक्टर का, मैं अगर अपनी बात करूं, हर डायरेक्टर का कोई ना कोई जब निर्देश करते हैं कोई नाटक बहुत फेवरेट बन जाता है। क्या आपका डायरेक्ट किया जी, हुआ कोई नाटक आपका फेवरेट है? जी, बहुत सारे मेरा नाटकों में कोई टाइपिस्ट एक ही आध फेवरेट फेवरेट है। होते हैं। मुझे हाँ, टाइपिस्ट। वैसे तो सारे प्लेज अच्छे लगते हैं। जैसे हमारे समय में प्ले है, कुछ प्लेस की ऐसा होता है कि हमारे समय में जो प्ले मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन उसके शोज नहीं हो पाते ज्यादा, पता नहीं क्या है, किसी नाटक की कोई किस्मत भी होती है ऐसी। बाप रे बाप प्ले कॉमेडी है, उस प्ले के आगे से शोज मिल जाते हैं, मतलब उसके काफी शोज हो चुके हैं, और मैं जब सोच भी नहीं रहा था कहीं से फोन आ जाता, हम फेस्टिवल कर रहे हैं, आप ये प्ले करेंगे। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आप जिस प्ले के शोज ज्यादा करना चाहते हैं लेकिन वो शोज नहीं मिल पाते। नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा होता है। टाइपिस्ट मेरे बहुत दिल के करीब है। टाइपिस्ट क्योंकि मैं खुद भी एक्ट करता हूँ और डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी है,
और वो क्या है, हर आम आदमी की जिंदगी को छूता है कहीं ना कहीं उसकी कहानी। वो जो स्ट्रगल है उसमें, जो शेड्स है अलग अलग कैरेक्टर्स की, वो दोनों मतलब प्ले का कॉन्सेप्ट ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें ये दो टाइपिस्ट है जो कि सुबह से शाम तक का एक ऑफिस का जो 10 से 5 या 6 बजे का टाइम है वो उस प्ले में है, और ये उनके बिताए हुए 30 साल भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट है उस प्ले में। सडनली ये लोग एज आगे हो जाती है उनकी प्ले के दौरान, तो एक्सपेरिमेंट भी है, तो वो प्ले मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल के करीब है ये प्ले। क्या बात। हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं आकाशवाणी के नाटकों में। इनका नाम है। संध्या गुप्ता जी जम्मू से जुड़ी हैं हमारे साथ। फैशन डिजाइनर है और सोशल एक्टिविस्ट है। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत। सुशील पुंडेर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं थिएटर समाज का दर्पण है और उसे आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, थिएटर समाज का दर्पण है और उसे हमें आगे बढ़ाना ही होगा। इट्स लाइक मेडिटेशन और ये इट्स लाइक ए थेरेपी ऑल्सो। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अब आती हूँ आपके टेलीविजन पे, और आप सिनेमा से भी जुड़े हैं, लेखन से भी आपका ताल्लुक रहा है, सिनेमाटोग्राफर भी आप रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, सिनेमाटोग्राफर, क्या कहेंगे? मैम सिनेमाटोग्राफर बाय चांस एक्सीडेंटली मैं बन गया था, और ऐसा नहीं है, मैंने काफी काम किया। करीब हुआ ये था कि मैं बॉम्बे था, बॉम्बे में एक दौर ऐसा है, मैंने बॉम्बे में 2-3 सीरियल्स लिखे थे उस दौरान। तो बॉम्बे में एक रेणुका शाहनी जी का बड़ा पॉपुलर सीरियल था मिसेस माधुरी दीक्षित, जी टीवी पे आया करता था। और उसके अलावा एक दीदी का दूल्हा, और एक गणेश, न्यू गणेश वर्सेस लॉर्ड डलहौजी। तो ये सीरियल्स में लिख रहा था, और क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, और नाटक करने के लिए नाटक घर में बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों में ये माना जाता है कि यार नौकरी कर लो या कोई बिजनेस कर लो। ये क्या है, ये तीसरी चीज कहाँ से पकड़ ली, मतलब इसमें कहाँ जा रहे हो तुम, वो समझ नहीं आता। तो जब मैं एफटीआई करके बॉम्बे आया तो मैंने ये तय किया था कि मैं घर से कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं लूंगा। तो मैंने राइटिंग शुरू की थी उसके लिए, 2-3 सीरियल लिखे, काफी 2-2.5 साल 3 साल वहां था। लेकिन जनरली बॉम्बे में क्या होता है कि आप जिस फील्ड को पकड़ के चलते हैं उसमें आपकी पहचान बनने लगती है धीरे धीरे। तो मैं ये सोच रहा था कि राइटिंग से मैं अपना खर्चा निकालूंगा और फिर एक्टिंग के लिए लोगों से मिलता रहूंगा। तो हुआ ये कि राइटिंग चिपकने लगी, मतलब वो जो एक उसके रोजी रोटी के लिए राइटिंग कर रहे थे, तो धीरे धीरे लोगों से मिलता तो वो कहते कि उनको पता चलता है लिख भी रहे, तो कहते हैं अच्छा ठीक है यार, एक्टिंग की बात, एक्टिंग भी कर लेंगे लेकिन आप लिखो हमारे लिए। ये होने लगा था। तो मैं इस चीज से, मेरा ये था क्लियर कॉन्सेप्ट कि मैं बॉम्बे में अगर रहूंगा तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मैं एज एन एक्टर, मैं कोर्स भी करके आया हूँ, थिएटर में भी मैं एक्टिंग ही करता रहा हूँ, तो अगर उससे रिलेटेड मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ रहूंगा। अगर और कुछ करना है तो मैं फिर अपने शहर ही जाऊंगा। तो कुछ टाइम जयपुर चला जाए, 2-4-5 महीने में, 2 महीने में लोग भूल जाएंगे, फिर आके शुरुआत करते। तो जब मैं जयपुर आया तो 3-4 महीने था, यहाँ आके वापस से एक प्ले शुरू किया, डायरेक्ट करना शुरू किया। कि उस दौरान मुझे यहाँ पर एनडीटीवी का अपना चैनल लॉन्च हुआ था, और उस दौरान हमारे जानकार थे राजन मान साहब, दीपक मान साहब, वो भी थिएटर भी करते थे और एनडीटीवी में उस वक्त वो थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक असिस्टेंट न्यूज प्रोड्यूसर टाइप की एक जगह निकली। तो उन्होंने कहा करोगे क्या, तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि चलो यहाँ है, कुछ दिन करके देखते हैं, 4-5 महीने यहाँ है तो फिर बॉम्बे उसके बाद चले जाएंगे। उसमें जो मैं एंटर हुआ, फिर वहां पर एक एडिटर की पोस्ट निकली। उस दौरान मैं क्या वहां पर एडिटिंग भी सीख चुका, और एफटीआई में ये मौके मिलते हैं कि आप जिस कोर्स में एंटर होते हैं। लेकिन मेरी आदत थी कि मैं और खाली टाइम में और क्लासेस में बैठ जाता था, सीनियर से डिस्कशन करने लग जाते थे। तो ऐसे करते करते एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख ली, तो एडिटर की पोस्ट वहां निकली, और वो एडिटर उन्होंने मेरे को अपॉइंट कर दिया। फिर जब एनडीटीवी का चैनल 2003-4 में आया तो उन्होंने कहा एक कैमरामैन, 2 टीम बनानी, एक कैमरामैन भी चाहिए। तो मैं शौकिया ही कभी कभी फील्ड में जाके कैमरा सीख लिया अपना, एक सीनियर और थे मेरे साथ में, उनसे।
तो जो खेल खेल में चीजें मेरी शुरू से आदत रही, अच्छी आदत है या खराब आदत है, थिएटर में भी मैं यही करता था, सेट में पूरी हेल्प करना, सेट लगाना, शाम को शो है आप एक्ट कर रहे हो तो सेट भी, क्योंकि हमारे रंगमंच पे ये होता है, जिस तरह का थिएटर हम करते हैं कि सेट भी हम लगाते हैं, कभी किसी प्ले में म्यूजिक कर दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक कर बिल्कुल। दिया, तो कभी काफी सारे विधाओं से जुड़ जाते, तो वो एक आदत बन गई। तो वहां भी था, मैं यही सोचता था, खाली टाइम में एडिटिंग सीख ली, करते रहते थे, खाली टाइम में कभी फील्ड में जाके कैमरा कराए। तो वहां से एक इस तरीके से मैं वहां पर हो गया, ये दौर चलने लगा है ना। और जहां पर आप सोच रहे थे कि मैं थोड़े टाइम करके निकल जाऊंगा, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती गई और मेरे को मिलती गई और करता गया, तो टाइम ही नहीं पता चला, 3-4 साल निकल गए। फिर उसके बाद में शादी हो गई, थिएटर में ही हम लोग मिले थे अनीता और मैं। तो उसके बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई लाइफ, तो बाद में हमने जाने का विचार त्याग दिया बॉम्बे, और हम लोग जयपुर में ही काम करने लगे। तो इस तरीके से मैं, लेकिन मैंने करीब 20 साल एनडीटीवी में काम किया और काफी कैमरा और एडिटिंग का बहुत सारा काम किया है। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें इस दौरान एक अच्छी चीज ये रही कि मैंने थिएटर से नाता कभी भी नहीं तोड़ा। मतलब मैं न्यूज चैनल में होके भी लोग कहते थे, अरे तुम कैसे मैनेज कर लेते हो, क्या कर लेते हो, तो हम लोग शाम के रिहर्सल की जगह मैंने अपनी रिहर्सल्स को सुबह शिफ्ट कर दिया, सुबह 8 बजे से 11 बजे रिहर्सल कर रहे, क्योंकि न्यूज में ना सुबह का टाइम ऐसा होता है जहाँ टाइम मिल जाता है, इवनिंग्स बहुत बिजी वाली होती है। लेकिन थिएटर करना नहीं छोड़ा, नाटक डायरेक्ट करता रहा, काम करता रहा। तो इस तरीके से थिएटर से नाता, और चीजें बदलती रही आसपास की, लेकिन मैं नाटक करना कभी नहीं छोड़ा। और पिछले 3 साल से अब मैं टोटली रंगमंच पे आ गया हूँ। फिल्म्स भी बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, कुछ एनजीओज के लिए फिल्म्स बनाता हूँ, एड फिल्म्स भी बनाई हैं। तो अब मैं 3 साल से वापस इसी फील्ड में आ गया हूँ पूरे, मैंने न्यूज से भी नाता तोड़ लिया है अभी पिछले 3 साल से। तो इस तरीके से चलता रहा ये सब। सिनेमा का जो आपका सफर रहा है, उसके बारे में मैं चाहूंगी हमें बताएं। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। जी, मैंने 4-5 फिल्म्स में काम किया है। एक जो पास्ट करके एक फिल्म आई थी चार सात बहुत पांच साल खूबसूरत फिल्म पहले। थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी हाँ पाँच। जी, और काफी उसमें काफी सारे अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म जी फेस्टिवल्स में बिल्कुल, लिए, तो उसमें बिल्कुल। जो, जी, उसमें फिल्म में एक जो था कि शुरू में ही फिल्म शुरू होती है तो जो बच्ची है उसकी एक शादी हो रही होती है, कुछ लोग देखने आए होते हैं, उस बच्ची के फादर का रोल मैंने किया है उस फिल्म में। ओह! और उसके अच्छा। बाद तो आपने देखी होगी, शुरू में काफी मैंने लोग फ़िल्म पहचान देखी नहीं है, पाते मुझे हैं। फ़िल्म बहुत पसंद आई थी। अब मैं दोबारा देखूँगी इसको। हाँ जी जी जी। बहुत अच्छी मूवी है, और उसके बहुत अच्छी मूवी है। उसके अलावा एक बच्चों की फिल्म की है, एक समर कैंप करके। अब हुँ, बॉम्बे हुँ। के डायरेक्टर हैं कुणाल वी सिंह, उन्होंने एक बच्चों की फिल्म बनाई थी, उसमें एक जी। अच्छा कैरेक्टर था। उसके अलावा एक एग्जॉटिक मैरीगोल्ड, सेकंड एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल्स करके जयपुर में फिल्म शूट हुई थी, हॉलीवुड फिल्म थी। उसमें रोल बड़ा नहीं था, लेकिन मैं खुश इसलिए था कि जो डेमी मूर जो हैं, बॉन्ड में जी, जो बॉन्ड की जी। बॉस जी, बनती जी, है, जी। उनके जी। साथ काम करने का मौका वाह! मिला उस फिल्म में। क्या बात! तो उनके साथ जो सेट पे बिताया हुआ टाइम है, क्योंकि वो ब्रिटिश थिएटर से थी और उनके साथ थिएटर की इतनी सारी बातें हुई, और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी महिला है वो। तो वो बहुत यादगार एक्सपीरियंस है। हाल ही मैंने एक मलयालम फिल्म की है, हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के सीनियर कैमरामैन है राजीव रवि, जो कि कैमरा वैसे सिनेमाटोग्राफर हैं, लेकिन मलयालम में वो अपनी फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं। तो राजस्थान में उन्होंने अपनी पूरी फिल्म शूट की है, उसका एक किरदार है उसमें। वो थ्रू आउट द फिल्म में अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन वो फिल्म शायद मई जून तक रिलीज होगी। वो फिल्म भी मैंने अभी की है। जी। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं कि ब्यूटीफुल मूवी पाँच, वाक़ई पाँच बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी। बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जी सलाम मेहता लिखती हैं बहुत बढ़िया। डॉक्टर किरण शिवपुरी जी लिखती हैं हैट्स ऑफ टू यू दिनेश जी। सुशील बुंदेल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट्स के लिए। मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी। अ, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं, टेली फ़िल्म्स भी बनाई हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स भी बना रहे हैं। तो
डॉक्यूमेंट्री बनाना कितना चैलेंजिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू फिल्म बनाना? जी, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री बनाना ज़्यादा टफ है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी टीम नहीं होती एक तो, और काफ़ी रिसर्च वर्क डॉक्यूमेंट्रीज़ में होता है। तो एनडीटीवी के दौरान भी हमें एनडीटीवी से ही काफ़ी, मतलब एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है जहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ और फीचर्स बहुत बनाए जाते हैं, न्यूज़ के अलावा भी। तो वहाँ पर काफ़ी सीखने को मिला उसके लिए। तो इसके अलावा भी जब से मैं एनडीटीवी से बाहर निकला तो जयपुर के काफ़ी सारे एनजीओज हैं जिनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। यूनिसेफ के लिए मैंने 7-8 एड्स बनाए हैं अलग अलग हेल्थ इश्यूज को लेके और इनको लेके। तो थिएटर के साथ साइड बाय साइड मैं ये काम भी करता रहता हूँ। एक बहुत बड़ी एनजीओ है बेयर फूट यहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है। उनका जो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है, वहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको वो स्किल्स सिखाते हैं रोजगार से जुड़ी हुई। उनको लैंप्स बनाना और जी, इस तरीके से ट्रांजिस्टर बनाना। अब वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनको इंजीनियर बना देते हैं, उनको इस क्या तरीके बात। से ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। तो उस ट्रेनिंग प्रोसेस को उन्होंने पूरा, पहले वो थियोरेटिकल क्लासेस हुआ करती थी, उसको उन्होंने पूरा ऑडियो वीडियो में उसको पूरा कन्वर्ट किया है। तो वो काम मैं पिछले 1-1.25 साल से कर रहा हूँ उनके साथ जुड़ के। तो इस तरह का काम करते रहते हैं साथ में। क्या बात, क्या बात। थिएटर की अगर आप बात करें जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि थिएटर अपने आप एक बहुत चैलेंजिंग रहता है और बहुत कुछ दे जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है आपका पैशन, एक जुनून। आप क्या जी। कहेंगे खासतौर पे युवा पीढ़ी कई बार जो उनके कुछ सोचने का वो नजरिया कई बार अलग हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे हम्म। थिएटर को लेकर, रंगमंच को लेकर? जी। जी, मुझे लगता है कि इसको इससे भी जोड़ना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज, जब मैं थिएटर में एंटर किया था या आप किए होंगे, तब थिएटर एक बहुत बड़ा माध्यम था। उसके अलावा सिनेमा था, टीवी बहुत लंबा पुराना नहीं था। तो हमारे पास समय होता था थिएटर को देने के लिए, और एक जुनून तो था ही साथ में, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो इसलिए दे पाते थे। तो मैं, आज की जो जनरेशन है उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म, तो दोष नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि उनका फोकस थिएटर पे उतना नहीं है, लेकिन उनमें भी काम अच्छा कर रहे, क्रिएटिव तो हैं बच्चे बहुत। हम्म। लेकिन क्योंकि उनके पास अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, टेलीविजन है, फिल्म्स भी हैं, और फिल्म का भी दायरा आप ये देखिए, पहले आपको फिल्म करनी है, अगर आपको एक्टर बनना है तो बॉम्बे ही जाना है, एक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आजकल छोटे शहरों में भी, बॉम्बे के अलावा जयपुर, इंदौर, भोपाल ऐसे शहर हैं जहाँ पर ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी हैं कि जी, आपके पास पैसा नहीं है करोड़ों रुपए फिल्म बनाने के लिए, लेकिन आपके पास आप क्रिएटिव हैं, आपके पास स्किल है, तो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कम पैसे में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन के कारण ना सारा इक्विपमेंट बहुत हैंडी हो गया है और सस्ता हो गया। तो आप अपना क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छे सब्जेक्ट, उसके उसका फायदा ये हुआ कि कुछ अलग और अच्छी कहानियां बाहर आने लगी है। पहले एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये हुआ करती थी कि आपके पास पैसा है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अब ये हो बिल्कुल। गया कि अगर थोड़ा बहुत है तो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो नई कहानियां शायद इसीलिए आने लगी हैं। हाँ, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जैसे यूथ है वो ज्यादा टाइम नहीं देता, वो इस देखते हैं कि भाई 2-3 साल करते हैं फिर अपना फिल्म में जाएंगे, या उस तरह का तो है। क्योंकि पहले पेशेंस की बात करें तो पेशेंस लेवल तो कम हुआ है, लेकिन क्रिएटिव हैं बच्चे, तो क्रिएटिव। और उसका कारण ये भी है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग भी जी, शायद एक जगह फोकस नहीं कर पाते। हमारे टाइम में ये था कि भाई हमारे पास थिएटर ही था और हम बहुत समय दे पाते थे। और अभी भी नाता, जुनून तो चाहिए थिएटर में, तो जुनून चाहिए, क्योंकि आप अभी तक नाता नहीं टूटा है 30 साल से, तो इसका मतलब है वो जुनून ही हाँ, काम कर रहा है। हमें वाकई, वाकई। फाइनेंशियली तो कभी भी थिएटर इतना कुछ नहीं दे पाया है, कभी भी नहीं हो पाता है, लेकिन उसके अलावा जीवन में थिएटर ने इतना दिया है, इतना सब कुछ दिया है कि हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं।
और एक प्यार हो जाता है, एक प्रेम का रिश्ता उस थिएटर से हो जाता है, तो वो सारी मेहनत वो सब अच्छा लगता है। ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? आपने 10 साल थिएटर किया, उसके बाद आप एफटीआई चले गए, तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है ट्रेनिंग करना थिएटर के लिए? कितना जरूरी हो जाता है कि आपको एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि आप थिएटर में भी देखेंगे तो अब कोई बच्चे एनएसडी चले जाते हैं, कई लोग कुछ और यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्कशॉप्स करते रहते हैं। अब मैं जनरली देखा जिन बच्चों का टैलेंटेड है लेकिन बहुत टफ होता है, एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशन है उनमें 20 सीट है, जबकि इतना टैलेंट भरा है, हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है उस मामले में, तो बहुत से टैलेंटेड बच्चे नहीं जा पाते। मैं कितने बच्चे जयपुर में देखे जो मुझसे टच में रहते हैं, एफटीआई की तैयारी करते हैं, मेरे पास आते हैं, उनका कमाल का टैलेंट है, लेकिन उन बच्चों का कई बार नहीं हो पाता क्योंकि एफटीआई में 10 सीट है। तो मुझे लगता है एक तो और हर स्टेट वाइज ना इस तरीके की फिल्म स्कूल्स और ड्रामा स्कूल्स होने चाहिए, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी न्याय नहीं है उन टैलेंट के साथ में। वो किसी का एनएसडी में नहीं होता है तो वो इतना ज्यादा निराश हो जाता है, तो फिर वो ढूंढते हैं, कहीं उनको लाइट वर्कशॉप करने को मिलती है तो फट से वहां एडमिशन ले लेते हैं, कहीं एक्टिंग वर्कशॉप है, डायरेक्शन, तो वो टुकड़े टुकड़ों में चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो इसलिए देख के लगता है कि ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस है, और जो ट्रेंड लोग हैं और उनके काम में फर्क भी दिखता है। उस काम में अगर फिल्म्स को ही लेंगे तो डायरेक्ट जो फिल्म्स में आते हैं बिना ट्रेनिंग और थिएटर के, उसके काम में और उन एक्टर्स के काम में रात दिन का अंतर होता है, और हम याद रखते हैं कि ये वो एक्टर्स हैं, उनकी ये एक्टिंग की स्किल्स है जिसके कारण वो याद रह जाते हैं। तो इम्प्रूव करने की, ठीक है, टैलेंट बोलते हैं पैदाइशी टैलेंट चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता पैदाइशी टैलेंट, धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस आता है, ट्रेनिंग साथ चलती है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। एक्टिंग बहुत कुछ कॉन्फिडेंस का खेल भी है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है, थिएटर में साल गुजरते हैं, कुछ प्लेस करते हैं, तो कॉन्फिडेंस जैसे जैसे ग्रो करता है, ट्रेनिंग साथ चलती है, तो एक अभिनेता मचता है, और तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को तो आप भुला नहीं सकते। वाकई, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। निखिल दीवान लिखते हैं वेल सेड। इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, लिखते हैं हेलो दिनेश वेलकम। देवी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वभाषा ट्रस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अब मैं चलते चलते आपसे ये सवाल चाहूंगी, ये पूछना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी को जो परफॉर्मिंग आर्ट में आना चाहती है, आप उनको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा आना चाहिए, और अब तो माहौल बहुत चेंज हुआ है। काफी पहले यही था कि जब हमने थिएटर शुरू किया था तब ये था कि भाई सिनेमा करना है तो बॉम्बे जाओ, थिएटर करना है तो अपने शहरों में रहो, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ नौकरी। जनरली जयपुर में भी देखता हूँ कि रंगमंच के साथ जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट्स थिएटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं जो फुल टाइम थिएटर करते हैं। जैसे अब मैं 3 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रोजी रोटी थिएटर से नहीं है। मैं उसके लिए लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, कुछ एनजीओज के लिए फिल्म्स करता हूँ, या एक्टिंग क्लासेस, मैं यहाँ पर एक्टिंग क्लासेस भी लेने जाता हूँ, जीमा करके, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स है, वहाँ पर पिछले 3 साल से एक्टिंग पढ़ा रहा हूँ। तो वो सब चीजें करनी पड़ती है, लेकिन अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप रिसेंटली देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये है कि मेरे पास आइडिया है, स्क्रिप्ट है, तो मैं उसको बनाऊं, और ऐसे प्लेटफॉर्म भी एक दो आए कि उसके बाद दूं, वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पैसे देंगे। तो पहले ये नहीं था, कि पहले तो ये था कि मेरे पास करोड़ों या लाखों रुपए नहीं है तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बना सकता। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज है, तो छोटे शहरों में भी अपॉर्चुनिटीज डेवलप होने लगी हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ आसपास बच्चे फिल्म्स बना रहे होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने शहर में रह के काम कर सकते हो आप। अभी मैं रिसेंटली राजीव रवि जी के साथ काम किया था, मेरे सीनियर है, मलयालम फिल्म्स में बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। वो केरला में अपने गांव रहते हैं, और उन्होंने मेरे को बताया कि दिनेश अब कहीं भी रह के हम काम कर सकते हैं,
बॉम्बे जाना जरूरी नहीं है। वो शूट करने जाते हैं बॉम्बे, फिल्म शूट करते हैं, वापस अपने घर आ जाते हैं, मलयालम फिल्म्स को डायरेक्ट करते हैं, हिंदी फिल्मों को सिनेमेटोग्राफी करते हैं, लेकिन वो सब कुछ अपनी जगह से कर रहे हैं। तो छोटे शहरों में भी अब वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी और टैलेंट भी आ रहा है, नए बच्चे टैलेंटेड भी हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा दुनिया से जुड़ गए हैं। ये जब इंटरनेट आया है तो आप देखिए यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे लेसन्स है आपको। आप कैमरा सीखना चाहते हैं तो कोई भी कैमरा जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, वो अपने 50-100 लेसन्स यूट्यूब पे डाले हुए, मतलब आप बिना किसी के पास जाए यूट्यूब से कैमरा हैंडल करना सीख सकते हैं, आप और चीजें बिल्कुल। सीख सकते हैं। तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद पहले नहीं थी जो अब क्रिएट हो रही है। तो समय अच्छा है बड़े नए लोगों के लिए भी। तो बहुत आपके पास कम संसाधन है, कम पैसा है, लेकिन आपके पास जुनून है तो भी आप कर सकते हैं। आपके हाथ में वाह। मोबाइल है, आप मोबाइल पे यूट्यूब पे जाइए, आपको हर तरह का लेसन मिल जाएगा जो आप सीखना चाहते हैं। तो कुछ लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, फीस अफोर्ड कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते, तब भी मैं देख रहा हूँ कि वो लोग सीख रहे हैं। तो सीख रहे। ये इस तरीके से हो रहा है आजकल। बिल्कुल सही। अशोक भूमिक जी लिखते हैं कि कितनी सादगी से आपने बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं दिनेश जी। आप आपका जो सफर आपने हम लोगों के साथ शेयर किया और इतनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर की, खासतौर पे इतनी इंस्पिरेशनल जो बातें युवा पीढ़ी के लिए आपने बताई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर जुड़ चुके हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हमारा अगला अंक है शख्सियत है, कल शाम को 7 बजे होगा और हमारे साथ कल जुड़ेंगे अशोक जेलखानी साहब, एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का की कला से जुड़ा हुआ। ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, ही इज एमिनेंट ब्रॉडकास्टर, ही इज ऑथर एंड टेलीविजन से, रेडियो से उनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन, ही इज मल्टी टैलेंटेड, उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे शख्सियत के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।